बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, माय नेम इज़ इशार अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डार न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 16 अप्रैल 2024 को। ये है जी पिक्चर जो शो कर रही है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इसके पीछे वेस्टर्न कंट्री और यूएसए की इमेंस सपोर्ट है, जिसकी वजह से इसराइल ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और मिडल ईस्ट के अंदर वो वार को बढ़ा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि ईरान के अंदर उसने पहले ईरान की कंसोलेट पे हमला किया जो कि शाम के शहर दमस्कस के अंदर थी। बदले में ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान के रिटेलिएट को भी डिफेंड कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। सो वी आर डिवोटेड टू डिफेंड द इसराइल, ये कहना है G7 कंट्रीज़ का। ये है जी हमारा पर्पस, डेट इज़ टू अप्लाई द फार्मूला BRU। उसके अलावा जी एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये आपने अपना एनालिसिस करना है, डेट इज़ स्वाट। स्वाट एनालिसिस है जी। एस से स्ट्रेंथ अपनी आपने ढूंढनी है, वीकनेस ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं और जो थ्रेट्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करती हैं उनसे आपने बचना है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा आपके अंदर होती हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपने बाहर फाइंड करनी है। सो आपने बिल्ड करना है जी डाटा, वोकेबलरी, वर्ड्स, फिर उसको रिटेन करना है अपने माइंड के अंदर और देन यू हैव टू अप्लाई दीज इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा, वोकेबलरी। अपने पाक अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, साथ अपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, अपने आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है सो डैट आप एक अच्छे ऑफिसर बन जाएं। ये है जी एडिटोरियल। पहला जो है डैट इज़ टफ टॉक्स, दूसरा है कॉट अनअवेयर्स, तीसरा है गोइंग ऑफ ट्रैक और जो ओपिनियन है उसको भी हम देखेंगे। वो जी हमारे पास है कंसेशन, डेप्थ एंड रिफॉर्म्स, चेंज द नेम इफ़ भारतीय जनता पार्टी विंस, अर्ली एग्जिट, फिनिश रेसिपी। ये हमारे पास ओपिनियन है। सबसे पहले एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, डैट इज़ टफ टॉक्स, कि जो अभी ख़ास तौर पे पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट इशू है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं और उसके अलावा आमदन कम है, इसलिए जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हम पे नहीं कर पाते। जो हमारा तवाज़न है वो बिगाड़ का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से ट्रबल्स आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं और नेसेसिटेटिंग, और ये ज़रूरत है कि हम क्या करें जी, मीडियम टर्म IMF बेल आउट ले लें, IMF के साथ टॉक्स करें। लेकिन दिखाई दे रहा है ये टॉक्स हमें टफ देखने को नज़र आ रही हैं अलॉन्ग विद सपोर्ट फ्राम द अदर कंट्री। तो राइटर का कहना है कि IMF से हमें एक डील मिल जाए और साथ साथ जो हमारे कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है और जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी मदद करें सो डैट हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बैलेंस में आ जाए। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, आपको पता है जी, ये जी बेल आउट पैकेज के लिए जो कि 6 से 8 बिलियन डॉलर का है, इसको डिस्कस करने के लिए IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ वाशिंगटन चले गए हैं। और ये मीटिंग जो है इसको स्प्रिंग मीटिंग कहा जा रहा है कि मौसम बहार के अंदर ये मीटिंग होगी। और आपको पता है IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, और पाकिस्तान ने पहला कर्ज़ा कब लिया था IMF से ये आपने कमेंट में बताना है। तो इसराइल और IMF के साथ जो है ये डील होने जा रही है और औरंगज़ेब जो हैं वो चले गए हैं वाशिंगटन, ये कहना है राइटर का। IMF इज़ रिसेप्टिव, IMF ने कबूल कर लिया है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को और IMF जो है ये एम्फसाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान रियल रिफॉर्म्स लेके आए, ख़ास तौर पे अपना जो टैक्स के रिलेटेड रिफॉर्म्स लाएं, पब्लिक स्पेंडिंग जो पैसा खर्च होता है उसके बारे में रिफॉर्म्स लेके आए, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करे। उसके अलावा जी राइटर का कहना है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, इन डायर मतलब बहुत गहरी कमियों की शिकार है और वार्निंग दे रहा है राइटर कि जो ग्लोबल क्रेडिटर है ना उनकी भी वार्निंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके। ख़ास तौर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो कहता है पाकिस्तान को ना सब्सटेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। मतलब सब्सटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें बाहर से पैसे की ज़रूरत है, वरना ये जो हमारी इकोनॉमी है
ये इम्बैलेंस इसमें बिगड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना, ये भी एक रिस्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो स्टेबल नहीं हो पाती। उसके अलावा जी नेक्स्ट राइटर का कहना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो हाईलाइट कर रही है कि हमें अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान को ऐसा नुकसान होगा डेट इज़ इरिपेयरेबल, जो ठीक नहीं होगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीपल को। इसलिए हमें सख्त रिफॉर्म की ज़रूरत है सो डैट अपने पाकिस्तान को हम इम्बैलेंस जो है पेमेंट का इससे बचा लें। दूसरा जो एडिटोरियल है डेट इज़ कॉट अनअवेयर्स। अनअवेयर होता है कि हम सुस्त कौम है जी। जितनी भी ये पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के इशू हैं, उसके अलावा सैलाब आ जाता है, अन सीज़न बारिशें आ जाती हैं, इससे हम अनअवेयर हैं। और जब भी ये आफात आती हैं तो हम इसमें पकड़े जाते हैं। अनसीजनल एंड इंटेंस रेन, पाकिस्तान के अंदर अभी अनसीजनल और बड़ी सख्त बारिशें हुई हैं। पाकिस्तान हैव काज्ड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, और बड़ी ज़िंदगी अहम जो ज़िंदगियां हैं वो इसमें लॉस हुई हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो हाईलाइट कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा है कि हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि हम पहले से ही तैयार हों, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हम इन क्लाइमेटीज़ से पहले ही निमट सकें। और उसके अलावा हमारा जो रिस्पांस है वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ये जो डिज़ास्टर आते हैं हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि क्लैमिटीज़ आएंगी और हमें किस तरह इनको फेस करना है। द गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना चाहिए। और उसके अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के बनाने चाहिए कि वो विद स्टैंड कर सकें। विद स्टैंड का मतलब है बर्दाश्त कर सकें जी क्लैमिटीज़ को, इंक्लूडिंग री इन्फोर्सिंग बिल्डिंग। हमें जो है बिल्डिंग जो है अपनी उनको री इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो है सिक्योरिंग यूटिलिटीज़, और जो हमारी जो सहूलतें हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आवाम को, उनको सिक्योर करने की ज़रूरत है। अपना डैम का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है जिससे गंदा पानी निकलता है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे स्ट्रिक्ट बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है जो कि बलूचिस्तान और KPK के वल्नरेबल रीजन हैं। फ्लड की जो रिस्क है वो जब आती है तो हमें उसके लिए मैनेजमेंट प्लान लाने चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड जो हैं हमें अर्ली वार्निंग दे देनी चाहिए लोगों को, सो डैट ऐसे प्लान बनाने चाहिए जो एवैक्यूएशन हो, मतलब लोगों को पहले से निकाल दिया जाए उन एरिया से जहाँ पे फ्लड आता है। असेंशियल एंड रिक्वायर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, और इसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करने की ज़रूरत है, ये कहना है जी राइटर का। उसके अलावा जी एनवायरमेंटल कन्वर्जन एफ़र्ट्स जो हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट को महफूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट कवरेज जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, जंगलात लगाने चाहिए, सस्टेनेबल वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करने चाहिए, मिटिगेट द इम्पेक्ट ऑफ हैवी रेन, और ऐसे स्टेप लें जिससे ये जो अन सीज़न रेन आती है इसका जो इफेक्ट है मिटिगेट हो जाए। मिटिगेट का मतलब है कम हो जाए। पाकिस्तान मस्ट एडवोकेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट इशू, जो क्लाइमेट इशू है इसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट जो है पॉलिसी बनानी चाहिए जिसको अडॉप्ट करके पाकिस्तान जो है वो बेहतर हो जाए। रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में उनको फोकस करना चाहिए कि वो किस तरह क्लाइमेट के जो चेंज है इसके इम्पेक्ट से पाकिस्तान को महफूज कर सकते हैं, और किस तरह लोकल लेवल पे हम एक ऐसी लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं इन डिज़ास्टर के अगेंस्ट। क्लाइमेट चेंज जो है ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए, और जितनी भी पब्लिक पॉलिसी हमारी प्लानिंग है उसको हमें हर पहलू से देखना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लानी चाहिए। गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए और कमिटेड रहना चाहिए कि वो ऑल लेवल पे लीडरशिप प्रोवाइड करेगी, सो डैट ये जो हमारे चैलेंज हैं इनसे निपटा जाए। और राइटर का कहना है कि एक्शन इन राइट डायरेक्शन करने चाहिए, एक्शनेबल पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम प्रिवेंट कर सकें इन क्लैमिटीज़ से, और ये जो इम्पेक्ट है एक्सट्रीम वेदर का इसको हम कम कर सकें।
रेदर दैन जस्ट मैनेजिंग क्राइसिस। सिर्फ हमने मैनेज नहीं करना बल्कि हमें पहले से तैयार होना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका कोई परमानेंट जो है वो हल निकल आए। नेक्स्ट ये एडिटोरियल है गोइंग ऑफ ट्रैक। तो ये हमारे पास पाकिस्तान रेलवे के बारे में है। पाकिस्तान रेलवे को सिग्निफिकेंट चैलेंज है, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, सेफ्टी इशू हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको रीमोडिफाई करने की ज़रूरत है। राइटर का कहना है कि 100 जो हैं लोकोमोटिव जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान रेलवे फ्लीट होती है ऐसी जगह जहाँ पे ये रेलवे की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो राइटर का कहना है कि उनकी जो ऑपरेशनल लाइफ है ना उससे ज़्यादा हमने चला ली हैं। कहते हैं कि 5 दहाइयाँ 50 साल से ज़्यादा हो गया है कि हम उनको चला रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है। जब उनको रिपेयर करते हैं ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और जो सेफ्टी कंसर्न है वो बढ़ते जा रहे हैं कि ये गाड़ियाँ फिर एक्सीडेंट का भी सबब बनती हैं, जिससे सिग्निफिकेंट लाइफ जो है वो लॉस हो जाती हैं। पाकिस्तान रेलवे जो है इल मेंटेन ट्रैक है, मतलब ट्रैक को ठीक नहीं किया जाता, इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, इनसफिशेंट वर्कर हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस में एक रुकावट हैं। रिफॉर्म्स लानी चाहिए, और ये रिफॉर्म जो हैं लाने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हैं, जो सुस्त लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो एक हिंड्रेंस हैं। उसके अलावा जी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम इसमें कोई ख़ासा काम नहीं कर पा रहे। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को प्राइवेट कर दिया जाए रेलवे को, जिससे लोग खुद मेहनत करेंगे। सम सक्सेस सीन इन प्राइवेट ट्रेन सर्विस। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट ट्रेन सर्विस है उसमें सक्सेस नज़र आती है। मल्टी बिलियन डॉलर एक प्रोजेक्ट है ML1 के नाम से, CPEC के अंदर है। रीजुवेनाइट PR जो पाकिस्तान रेलवे को दोबारा ज़िंदा करेगा। बट फंडिंग कंस्ट्रेंट हैव डिलेड इट्स इम्प्लीकेशन। लेकिन फ़ंड ना होने की वजह से इसकी इसमें भी डिले देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी तो हर सेक्टर बेहतर हो जाएगा। डिस्पाइट द चैलेंज, जो चैलेंज है आ सेफ एंड एफिशिएंट रेल नेटवर्क की ज़रूरत है, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और हमें ऐसी एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है जिससे जो पैसेंजर हैं और जो उसमें वर्कर्स हैं उनकी उनकी ज़िंदगी में बेहतर आए, और ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है ये बेहतर हो जाए। नेक्स्ट ये ओपिनियन है, फर्स्ट ओपिनियन है कंसेशन डेप्थ एंड रिफॉर्म। तो ये रियाज साहब हैं जी, ये कहते हैं कि लेट्स होप डैट रिफॉर्म सक्सीडेड इन आवर स्ट्रेंजली हाइब्रिड। तो कहता है कि आइए उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंज होता है अजीब, ये जो अजीब हमें हाइब्रिड गवर्नमेंट नज़र आ रही है, और सीडो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। सीडो होता है फॉल्स, जो ट्रू ना हो, कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना ये भी सीडो है, इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो कहता है कि आइए उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट ये जो हमें हाइब्रिड नज़र आ रही है ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR आपको पता है जी, ये टैक्स के रिलेटेड है। पब्लिश टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के लोग जो टैक्स देते हैं उसको कहाँ एक्सपेंड किया जाता है। 2020 से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। एस्टिमेटिंग, इस रिपोर्ट को देख के आप एस्टिमेट कर सकते हैं रेवेन्यू लॉस ड्यू टू टैक्स कंसेशन, कि जो रेवेन्यू जनरेट करना होता है उसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि टैक्स कंसेशन दी जाती है जो पावरफुल लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो खुद आ जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर और अपनी पावर को इस्तेमाल करके कंसेशन लेते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको कंसेशन मिल जाती है, टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी जाती है विदाउट डिस्क्लोजिंग बेनिफिशियरी आइडेंटिटी, और जिनको कंसेशन दी जाती है उनकी पहचान भी नहीं हो सकती, उनके नाम जो हैं वो भी डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है 2023 की जो शो कर रही है कि राइज 2.24 ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना फिस्कल ईयर 2022 में हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि फेडरल लेवल पे हमने टैक्स कंसेशन दी है लोगों को जो कि 3.4% है GDP का। और उसके अलावा जी राइटर का कहना है ये जो लॉसेस है ना इससे क्या होगा जी,
पब्लिक डेप्थ जो है ये बढ़ता जाएगा। उसके अलावा जी राइटर कहता है विच कुड हैव बीन सब्सटेंशली लोअर इफ़ टैक्स कंसेशन वर एलिमिनेटेड। और ये पब्लिक डेप्थ तभी कम हो सकता है अगर हम टैक्स सक्सेशन जो कंसेशन है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। डॉक्टर हफीज़ पाशा की जो रिसर्च है इन्होंने पब्लिश की है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में है, ये आइडेंटिफाई करती है कि 7 पावरफुल ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जिनको बेनिफिट मिलता है इस कंसेशन से। अपने वो जो रिसोर्सेज हैं उसको वो महफूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इनक्वालिटी भी देखने को मिलती है जो कि परेशान कुन है। टैक्स के अंदर हिंडरिंग इकोनॉमी ग्रोथ और ये रुकावट है पाकिस्तान के अंदर। जब तक ये कंसेशन ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। ये जो ग्रुप हैं जिनको कंसेशन दी जाती है, कर्ज़े दिए जाते हैं और हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये 7 ग्रुप हैं जी। फ्यूडल क्लास है और कॉरपोरेट सेक्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, लार्ज जो बड़े बड़े ताजर हैं, हाई नेट वर्थ मिलियनर लोग हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और स्टेट और एंटरप्राइजेज़ हैं। ये लोग जो हैं ये कंसेशन डिमांड कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा टैक्स जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इकट्ठा नहीं कर पाता। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का एंड पावर स्ट्रक्चर है विल्डेड बाय दिस ग्रुप, मतलब ये पावर को जो यूज़ करते हैं मेक इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म चैलेंजिंग। और ये जो पॉलिसियाँ बनाते हैं इम्प्लीमेंट करना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं पावरफुल, ये पॉलिसी को रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल काम बना देते हैं। विदाउट रिफॉर्म, जब तक रिफॉर्म नहीं लाएंगे कंट्री में रिजोर्ट टू ऑब्टेनिंग, रिजोर्ट होता है बार बार बुलक जाएगा IMF के पास पैसे लेने के लिए। सस्टेनिंग डेप्थ थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मोबिलाइजेशन, और जो हमारा कर्ज़ा है इसको देने के लिए हमें हमेशा बाहर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मुल्क का जो कर्ज़ा है वो बढ़ता जाएगा। स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है सो डैट हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर सकें। पॉलिटिकल विल एंड सपोर्ट आर क्रूशियल फॉर देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। और जो पॉलिटिकल विल है, मतलब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो एक पक्का इरादा कर ले कि उन्होंने सपोर्ट करना है और ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करनी है रिफॉर्म्स की, तब मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी जी। चेंज हिज नेम इफ़ भारतीय जनता पार्टी विन। ये कहता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कहता है कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो बहुत बढ़ गई है और उसके अलावा प्राइस राइज होगी, कीमतें वहाँ पे बढ़ गई हैं, जो कि हाफ से ज़्यादा जो वोटर्स हैं ना वो तशवीशनाक सूरत हाल में हैं। तो इस वजह से वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है ना वो मुश्किल नज़र आ रही है। तो जवेद नकवी साहब हैं, ये दिल्ली के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़पेपर में इसमें ये एडिटोरियल लिखते रहते हैं। तो इनका कहना है इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना इसमें 7 स्टेज जो अभी जो जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं इस फ्राइडे को इलेक्शन स्टार्ट होने जा रहे हैं और जून 1 के अंदर ये मुकम्मल होंगे और जून 4 को इसका रिज़ल्ट आएगा। साइन ऑफ वोटर फटीग नज़र आ रहा है कि जो वोटर है ना वो थके हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिविसिव जो कैंपेन चल रही है, डिविसिव होती है डिवीजन वाली, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। आ सर्वे बाय लोकनिटी सेंटर फॉर ऑफ स्टडी, एक सेंटर है वहाँ पे, रिसर्च सेंटर है इंडिया के अंदर, उसने दी हिंदू जो वहाँ का न्यूज़पेपर है उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो मोदी की कैंपेन है ना उसको बहुत से चैलेंज फेस करने को मिल रहे हैं और हालांकि उसको अपोजिशन पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं। उसके अलावा जी राइटर का कहना है अनएम्प्लॉयमेंट और जो वहाँ पे कीमतें बढ़ गई हैं ये वहाँ पे तशवीशनाक अमल है, जिसकी वजह से आधे जो इलेक्टोरेट है जो वोटर हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो डेविएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, विद लिटिल एम्फासाइज ऑन रिलीजियस इशू लाइक द रैम टेम्पल। और रैम टेम्पल जो मोदी सरकार ने बनाया है वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया गया, मीडिया ने वहाँ पे कवरेज दी ताकि हिंदुओं के जो रिलीजियस व्यूज़ हैं उनको उभारा जाए और वोट लिए जाएं। ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रिलीजन का इस्तेमाल करती है वोट लेने के लिए। मोदी की जो डिविसिव रिटोरिक है, मतलब डिविसिव तो डिवाइड कर देने वाले जो स्पीचेस हैं इसको कंपेयर कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन पार्टी जो है वो अपने वीएन में फोकस कर रही है जॉब को, करप्शन कम करने को। और एक एग्जाम्पलीफाइड बाय कांग्रेस की कैंडिडेट है
कीनिया कुमार, तो ये मोदी के अपोजिशन पार्टी में ये स्पीच दे रही हैं। ये अपोजिशन पार्टी में हैं जो जॉब पे फोकस कर रही हैं, करप्शन को एलिमिनेट करने की बातें करती हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ये एक बड़ा चैलेंज खड़ी हो गई हैं। कम्यूनल टेंशन भी हैं इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल और असम को लेके। वहाँ पे जी इलेक्शन प्रोग्रेस जो है वो नज़र आ रहा है कि वहाँ पे ममता बनर्जी जो हैं वो आगे निकल जाएंगी वोट लेने में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रुकावट है, जो शो कर रहा है कि राइटर कहते हैं मेरा नाम चेंज कर देना अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जो कीनिया कुमार हैं ये दिल्ली से भी कैंडिडेट हैं और शो कर रहा है कि ये अलाइंस भी बना लेंगी कांग्रेस के साथ, और एएपी वहाँ पे पार्टी है उसके साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश एक रीजन है इंडिया का, वहाँ से भी कीनिया कुमार जो हैं वो कैंडिडेट हैं। उसके अलावा जी राइटर का कहना है कम्यूनल डायनामिक्स, जो वहाँ की कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ भी मोदी नहीं जीत पाएगा, और जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं कीनिया कुमार वो वहाँ पे लीड से जीतती हुई दिखाई दे रही हैं, रिफ्लेक्टिंग पोटेंशियल चेंज इन वोटर सेंटीमेंट। और जो वोटर के जो है सेंटीमेंट्स हैं उनको देखने को ऐसे लगता है कि बीजेपी इस दफ़ा जीत नहीं पाएगी। अर्ली एग्ज़िट, तो ये जी राइटर हैं डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा, ये कहते हैं पॉलिसी क्लैशेस, जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट उसको लेके क्लैश पैदा हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपोजिशन के साथ, जिसकी वजह से बिगेस्ट एक्ली हील, जिसकी वजह से इन दोनों के जो रिलेशन हैं वो वीक पड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है फिर उसको या जाना पड़ता है या फिर एग्ज़िट होना पड़ता है। ये है जी अर्ली एग्ज़िट, मतलब अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही निकल जाना। तो न्यू गवर्नमेंट आ गई है, आपको पता है जी। इस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने पोल के अंदर रिगिंग की है, फेस अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ डिमाइज, और ऐसे लग रहा है कि ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, पहले ही निकल आएगी, अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, पहले ही असम्बलियाँ तोड़ देगी। हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट लिव्ड सिविलियन रिजीम, और पहले भी हमें हिस्ट्री मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गवर्नमेंट है ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। प्रीवियस गवर्नमेंट जो आई थी बोथ लेजिटिमेट एंड रिगड, उस पर जो जैज़ भी थी और उस पर धांधली के भी निज़ाम थे। ओफन फेल प्री मेच्योरली, वो भी पहले ही मतलब अपनी मुद्दत नहीं कर पाई, जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट की एग्जांपल देता है, पीटीआई की एग्जांपल देता है। ड्यू टू क्लैशेस विद द एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैशेस बढ़ गए थे, रिजल्टिंग इन रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को रिमूव होना पड़ा। रूलिंग पार्टी भी रिमूव हो जाती हैं जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैशेस आते हैं, या पूरी असम्बलियाँ जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उसके अलावा जी पॉलिसी क्लैशेस आने की वजह से ख़ास तौर पे अभी जो करंट गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ पॉलिसीज़ पे क्लैशेस आ रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रिस्क है कि इसकी जो लॉन्जिविटी है, जो इसकी मुद्दत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। पॉसिबल सिनेरियो फॉर द गवर्नमेंट अर्ली रिमूवल इंक्लूड लीगल चैलेंज, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो गवर्नमेंट जल्दी रिमूव होती है उसके कुछ तो लीगल चैलेंज होती हैं, साथ स्ट्रीट एजिटेशन होती है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लॉन्ग मार्च करती हैं, पोटेंशियल अलाइंसेस बन जाते हैं अपोजिशन के राइवल पार्टी के अगेंस्ट, जो कि काज है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। द लाइकलीहुड ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट लेड रिमूवल रिमेन पॉसिबल, और राइटर का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसमें इन्वॉल्व होती है वो भी, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट की रिमूवल पॉसिबल है, डिस्पाइट चैलेंज इन फाइंडिंग अ मोर कंप्लाइंट अल्टरनेटिव। उसके अलावा कहता है कि इसके बावजूद कुछ और भी चैलेंज हैं जिसको आप कंप्लेन कर सकते हो, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। करंट गवर्नमेंट जो है ये कंस्ट्रेंट है, मतलब ये महदूद है, मतलब ये खुल के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकती, क्योंकि इसके अंदर भी अलाइंसेस नज़र आते हैं। ये जो करंट गवर्नमेंट है इसको फियर है कि इमरान खान दोबारा ना आ जाए, मे लेट टू फ्रेजाइल कोहैबिटेशन, इसके लिए उन्होंने एक नाजुक इत्तेहाद कर लिया है, जिस तरह आपको PML और PP के अंदर नज़र आता है। और जो राइवल पार्टीज़ हैं कुछ
महीनों में अगर पीपी और पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीएमएल में से एक डोमिनेट होगी तो दूसरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो राइटर का कहना है ये फ्रेजाइल गवर्नमेंट मुझे नज़र आ रही है। साथ ही लास्ट पे हमारे पास है फिनिश रेसिपी। ये जी ओपिनियन है मोहम्मद अली बाबा खेल साहब हैं, फ़िनलैंड के बारे में बात करता है कि फ़िनलैंड जो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, फ़िनलैंड्स प्लान रिकोगनाइजेज डैट यंग पीपल कैन बिल्ड पीस। तो फ़िनलैंड के अंदर एक एक्शन प्लान बनाया है उनकी गवर्नमेंट ने। उनका कहना है कि यंग पीपल अगर जो हैं वो आगे आएँ तो वो पीस बिल्ड कर सकते हैं किसी भी मुल्क का। तो ये है जी फ़िनलैंड। आपको पता है जी फ़िनलैंड जो है इसको रैंक किया गया है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है और इसको एक सेफेस्ट कंट्री समझा जाता है। उसके अलावा जी इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेट की है कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को होने से वो बचाएंगी अपने मुल्क को। हालांकि वहाँ पे टेररिज्म इंडेक्स बहुत लो है, तब भी वो ऐसी पॉलिसी बनाते रहते हैं जिसकी वजह से वो मुल्क पीसफुल हैं और सेफेस्ट कंट्री हैं टू लिव। द कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड 2 नेशनल एक्शन प्लान। तो फिनलैंड ने 2 एक्शन प्लान बनाए हैं 2012 के अंदर। इनका फोकस है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं फिनलैंड के अंदर उनके वायलेंस को रिड्यूस किया जाए, इक्वलिटी लाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएँ लोगों को, और जो हेट क्राइम्स हैं उनको डिटेक्ट करके ख़त्म किया जाए। उसके अलावा जी जो कोऑर्डिनेशन है ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को लेके इनको प्रिवेंट करने के लिए ये गवर्नमेंट एफर्ट्स करती हैं। इनमें इंटीरियर मिनिस्ट्री फ़िनलैंड की इन्वॉल्व है। उसके अलावा जी विद इन्वॉल्वमेंट फ्राम रिलीजियस कम्युनिटी, और जो फ़िनलैंड की गवर्नमेंट है वो पीस लाने के लिए, एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए रिलीजियस लोग जो हैं उनकी कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करती है, फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करती है। म्यूनसिपलिटीज़ जो हैं शहर की जो बड़ी बड़ी जमातें होती हैं उनको भी इन्वॉल्व करती है, यंग लोगों को इन्वॉल्व कर रही है ताकि वहाँ पे वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को रिड्यूस कर दिया जाए। रिलीजियस लीडर जो हैं उनको एम्पावर किया जाता है कि वो मिलिटेंट जो आइडियोलॉजी पैदा होती है, दहशतगर्द जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उसको एरेडिकेट करें, उसका काउंटर करें, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी रिजिलियंस। और इस तरह से कम्युनिटी की जो रिजिलियंस है वो बढ़ती है। ख़ास तौर पे जो वायलेंट मैसेज आता है उसके अगेंस्ट जब उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो वायलेशन है वो ख़त्म होगी और वो मुल्क मज़ीद पीसफुल की तरफ मूव करता जाएगा। फैमिलीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और जो यंग पीपल हैं ना, ये की प्लेयर होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। रेडिकलाइजेशन होती है एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ, एक्सट्रीमिस्ट एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और पीस को प्रमोट करने के लिए मीडिया के ज़रिए लिटरेसी दी जाती है ताकि एक्सट्रीमिस्ट लोग पैदा ना हो। हेट स्पीच अवेयरनेस दी जाती है, जेंडर पर्सपेक्टिव जो हैं वो ठीक किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड इनटू प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। और ऐसी गवर्नमेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनाती है जिससे जो ये वायलेंट एक्ट हैं वो कम से कम हों। और मैयर इन प्रिजन, इवन जो कैदी होते हैं जो जुर्म करके आते हैं उनको भी रेडिकलाइजेशन होता है एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ एक्शन से बचाने के लिए। जो उन कैदी होते हैं, इनमेट्स होते हैं, उनको बचाने के लिए कम्प्रीहेंसिव रिलीज़ प्लान बनाए जाते हैं जिसमें उनसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है। एजुकेटिंग टीचर जेलों में होते हैं जो उनकी एक्सट्रीमिक आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं। इवन जो चिल्ड्रन वेल बीइंग है, बच्चों को भी एक्सट्रीमिज़म से बचाने के लिए, रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए उनको भी टीच किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। फिनलैंड जो ये अप्रोच है एम्फसाइजेस प्रोएक्टिव प्रिवेंशन अवर रिएक्टिव काउंटर टेररिज्म मैयर। फिनलैंड की जो अप्रोच है कि वो पहले से ही अपनी आवाम को पीसफुल बनाने की तगोदो करते हैं, इससे पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। और वो प्रोएक्टिव मेजरमेंट लेते हैं, रिएक्टिव काउंटर टेररिज्म मेजर जो है वो नहीं लेते क्योंकि रिएक्टिव हमेशा नुकसानदेह होती है। ये कहना है जी राइटर का। और ये हैं जी आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स। फोरगोन होता है जी अवॉइड करना, ठीक है, अब्सटेन करना, रिफ्रेन करना, बचे रहना। और इसका एंटोनम है सबमिट कर देना, ठीक है, सरेंडर कर देना। तो जिस तरह कहते हैं ना कि आउटकम ऑफ द वोट इज़ फॉरगोन कंक्लूजन, कि ये जो हमारे पास आउटकम अभी जो आई है ना वोट की, इसको लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसके नतीजे को मान नहीं रहे। सेम्बलेंस होता है झलक, ठीक है, मीन जो एक
दिखावा हो, शो ऑफ हो, प्रीटेंस हो। तो इसका जो एंटोनम है वो हमारे पास है सिंसेरिटी, फ्रैंकनेस। और इसका जुमला बना हुआ है, जो सीज़ फायर अभी देखने को मिलती है वो सिर्फ सेम्बलेंस ऑफ पीस, एक झलक है, कुछ सस्टेनेबल काम नहीं है। उसके अलावा जी सरकमवेंटेड होता है जी अवॉइड करना, इग्नोर करना, ठीक है, चकराया हुआ। तो इसका एंटोनम है कीप करना, फॉलो करना। द सेटलर स्विफ्टली फाउंड वे टू सरकमवेंट आर रिस्ट्रिक्शन। जो सेटलर होते हैं ना, उन्होंने बड़ी तेज़ी से रेस्ट्रिक्शन से बचने के लिए, बाईपास करने के लिए रास्ते ढूंढ लिए। एग्जसरबेटेड होता है किसी चीज़ को एग्रावेट करना, बढ़ा देना। इसका एंटोनम है एलिवेट करना, किसी को कम कर देना। आगे टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स के अखराजात होती हैं। फॉरगॉन, गिवन अप, सेक्रीफाइस, पेशगी। कंस्ट्रेंट होता है रुकावटें, लिमिट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। रिसोर्स कैप्चर, वसाइल की गिरफ्त। प्रीविल जो होते हैं मरात याफ्ता। सेम्बलेंस, झलक, पीछे भी हमने पढ़ा है। उसके अलावा इम्पेरेटिव होता है लाजमी। सरकमवेंटेड चकराया। रिसेप्टिव होता है कबूल करना। एग्जसरबेटेड होता है किसी चीज़ को मज़ीद बढ़ा देना। पेरिलस होता है जी ख़तरनाक। कैटलाइज होता है किसी चीज़ को मज़ीद स्पीड अप करना। ये है जी आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।